आज की कहानी एक ऐसे भयानक घटना के बारे में है कि यकीन मानिए आप सुनकर चौंक जाएंगे। आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस घटना की कहानी आपने आज तक की सुनी हुई सबसे भयानक और अजीब घटना साबित हो सकती है। इस वीडियो में आपको एक ऐसी सच्चाई जानने को मिलेगी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। Hello guys, I'm Blackie and you are watching The Blackie Show. ये कहानी है ओडिशा के भुवनेश्वर के पल्ली नाम के इलाके की। उस मोहल्ले में एक सेना का रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ एक आलीशान घर में रहता था और ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। और इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा का घर लोगों को बड़ा ही अजीब लगता था। और इसी घर में सोमनाथ परिदा ने कुछ ऐसा कर दिया था जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, जिसने पूरे ओडिशा को झंझोर कर रख दिया था। दरअसल सोमनाथ परिदा इस मोहल्ले में बड़े आलीशान घर में अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहते थे और इस पूरे घर में सिर्फ दोनों ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा ने 1977 में उषा श्री से शादी की थी। शादी के बाद सोमनाथ और उषा श्री के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और वो अमेरिका चला गया और बेटी भी दुबई में सेटल हो गई। अब 1998 में कर्नल सोमनाथ परिदा सेना से डॉक्टर की नौकरी से रिटायर्ड हो गए और वो अपनी पत्नी के साथ इस 2 मंजिला घर में रहने लगे, जिसमें सिर्फ ये दोनों पति पत्नी ही रहा करते थे। सोमनाथ परिदा की उम्र 70 साल थी और उनकी पत्नी की लगभग 60 से 65 साल की। और सबसे अनोखी बात ये थी कि सोमनाथ का बिहेवियर बड़ा ही अजीब था। उनके मोहल्ले के लोग बताते हैं कि सोमनाथ परिदा उस मोहल्ले के सबसे अजीब किस्म के आदमी थे और वाकई में सोमनाथ ने इतना भयानक कांड करके ये बात साबित भी कर दी थी। और उस मोहल्ले के लोग उस घर के अंदर जाना तो दूर उसके आसपास भी नहीं भटकते थे। एक और अजीब बात ये भी थी कि सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे ही सो जाते थे और वो सुबह के 3 बजे जग भी जाते थे। उनका घर शाम के 6 बजे के बाद कुछ इस तरह से सुनसान हो जाता था जैसे कि उस घर में कोई रहता ही ना हो। और जब कभी उनके घर के आगे कोई गाड़ी पार्क कर देता या फिर गाड़ी खड़ी कर देता तो वो उस पर चिल्लाने लगते थे। वैसे ही जब कोई पास में बने मंदिर में भी घंटी बजाता था तब भी उनको बड़ा गुस्सा आता था। और अक्सर ही इनके घर में इन दोनों पति पत्नी के आपस में झगड़े होते ही रहते थे, लेकिन जैसे तैसे इन दोनों की घर गृहस्थी चल रही थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और WHO संगठन में बतौर सलाहकार के रूप में भी सोमनाथ ने काम किया था। और सोमनाथ का उस इलाके में एक छोटा सा क्लिनिक भी था, लेकिन सोमनाथ के दोनों बच्चों की कभी भी अपने पापा से नहीं बनती थी। वो फोन पर अक्सर अपनी माँ से ही बात किया करते थे और अक्सर हफ्ते में 2-3 बार अपनी माँ से बात किया करते थे। लेकिन उनके बेटे और बेटी को अपने पापा का स्वभाव बड़ा ही अजीब और डरावना लगता था। वो अपने पापा से ज्यादा बात नहीं करते थे। और इसी दौरान की ये बात है 2013 के जून महीने के एक दिन की। सोमनाथ का बेटा डॉक्टर मनोज परिदा जो अमेरिका में रहता था, वो अपनी माँ उषा को फोन करता है, लेकिन उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर मनोज कुछ देर बाद फोन मिलाता है, लेकिन फोन फिर स्विच ऑफ आता है। तो मनोज को लगा कि माँ कहीं बाहर गई होगी। फिर वो अगले दिन माँ को फिर से फोन लगाता है, लेकिन फोन फिर से स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। लेकिन वो लगातार कुछ दिनों तक ऐसे ही फोन करता रहता है, लेकिन फोन स्विच ऑफ ही दिखा रहा था। अब ऐसा करते करते 19-20 दिन बीत जाते हैं। अब मनोज को भी बड़ी घबराहट होने लगी थी
कि आखिर माँ ने फोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा है। तो आखिर में मनोज अपने पिता को फोन करता है और अपने पिता से पूछता है कि माँ कहाँ है, माँ से मेरी बात करवाओ। तो पिता सोमनाथ कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। ये सुनते ही बेटा मनोज तुरंत फोन रख देता है और अपनी बहन सुरेखा को दुबई में फोन लगाता है। और मनोज जैसे ही सुरेखा से पूछता है कि क्या माँ तुम्हारे पास है, तो सुरेखा कहती है माँ मेरे पास नहीं है और मैं खुद ही कई दिनों से माँ से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, उन्हें फोन भी लगा रही हूँ, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये सुनते ही मनोज चौंक जाता है और मनोज को शक हो जाता है और उसे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास होता है। तो मनोज परिदा घबराया हुआ भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फोन करता है और उन्हें ये सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर पर जाकर चेक करके आइए, क्योंकि मनोज को अपने पापा पर भी डाउट हो रहा था। और इस कहानी में इस सनकी आदमी ने जो किया, उसने वहाँ के लोगों की नींद हराम कर दी थी। अब 23 जून 2013 के शाम लगभग 5 बजे उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के आगे पहुँच जाते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। एक बार फिर वो घंटी बजाते हैं तो सोमनाथ परिदा आते हैं, लेकिन सोमनाथ घर का दरवाजा नहीं खोलते। वो खिड़की से ही इन दोनों से बात करते हैं। तो मनोज के मामा कहते हैं कि उषा कहाँ है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहते हैं कि वो अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर मामा को पूरा शक हो जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो मामा सोमनाथ से दरवाजा खोलने को कहते हैं और ये बहुत ही अजीब बात थी कि सोमनाथ परिदा दरवाजा नहीं खोल रहे थे। अब डॉक्टर सोमनाथ खिड़की बंद करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन उस घर के बाहर अभी भी उषा के भाई और बहन खड़े थे। तो उषा के भाई तुरंत मनोज को फोन लगाते हैं और सारी बात बताते हैं। तो मनोज को भी अंदेशा हो जाता है कि घर में कुछ तो गलत हो गया है। तो मनोज परिदा मामा से पुलिस स्टेशन जाने को कहता है और मामा पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस वालों को साथ लेकर उस घर के पास आते हैं। अब पुलिस उस घर के बाहर खड़ी दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन डॉक्टर साहब दरवाजा नहीं खोलते। तो मजबूरन पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और उस घर के अंदर चली जाती है, जो घर अंदर से बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है। तो सोमनाथ कहते हैं कि वो अपनी बेटी सुरेखा के पास दुबई गई हुई है। तो पुलिस पूछती है कि कब गई थी। तो सोमनाथ कहते हैं कि 3 जून से उसे गए हुए आज लगभग 20 दिन हो चुके हैं। तभी पुलिस कहती है हमारी उसकी बेटी से बात हुई है, उषा वहाँ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बात सुनते ही सोमनाथ घबरा जाते हैं। अब तुरंत ही पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस को भी लगा शायद सोमनाथ सही बोल रहे हैं। तभी तलाशी लेने के दौरान कुछ पुलिस वाले सोमनाथ परिदा के बेडरूम में खड़े थे। तो उन्हें बेडरूम के कोने में 2 बड़े आर्मी के ट्रंक दिखाई पड़ते हैं, जो अक्सर ही आर्मी वाले अपना सामान रखने के लिए यूज करते हैं। इन दोनों ट्रंक पर ताला लगा हुआ था। तो सबसे पहले पुलिस इन तालों को खोलती है और जैसे ही ताला खोला गया तो पुलिस देखती है कि इन 2 ट्रंकों में 11-11 यानी कि इन दोनों ट्रंकों में कुल मिलाकर लगभग 22 टिफिन रखे हुए थे। तो पुलिस एक बार सोचती है शायद सोमनाथ पार्ट टाइम खाने की डिलीवरी का काम करते होंगे, लेकिन फिर डॉक्टर साहब और घर की हालत देखकर और उनका रहन सहन देखकर पुलिस समझ जाती है कि यह आदमी ऐसा काम करने वालों में से तो नहीं है। तो पुलिस वाले उन टिफिन को खोलकर देखने का फैसला करते हैं और जैसे ही एक पुलिस वाले ने पहला टिफिन खोला तो उस पुलिस वाले से लेकर वहाँ खड़े सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन को खोला जाता है और सारे टिफिन खोलने के बाद सभी के सामने एक इतना भयानक मंजर था जिसे देखकर दुनिया का दिल से या शरीर से जितना भी मजबूत से मजबूत इंसान हो वो भी सहर जाए। दरअसल उन 9 इंच के 22 टिफिन में
टिफिन्स के हर खाने में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उनमें से स्मेल ना आए। और ये इंसानी मांस के टुकड़े किसके थे आपको अंदाजा हो ही गया होगा। वो मांस के टुकड़े और किसी के नहीं बल्कि डॉक्टर सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के थे। लेकिन पुलिस को जल्दी ही समझ में आ गया कि इन टुकड़ों में उनकी पत्नी का सर गायब था। और इसके बाद घर की तलाशी लेने के दौरान घर के किसी टेबल पर रखे हुए बॉक्स में उषा श्री का सर रखा हुआ मिला जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल भी झड़ चुके थे और जिसके सर पर गहरी चोट के भी निशान थे। और इनमें सबसे अजीब बात तो ये थी कि सोमनाथ ने अपनी पूछताछ के दौरान बताया कि वो अपनी मरी हुई पत्नी के कटे हुए सर से रोज बात किया करते थे। और ये कितनी खतरनाक बात है, खुद की पत्नी को मारकर उसके टुकड़े कर कर उसका सर काटकर रोज रात को उसके सर के साथ बात करना कोई ऐसा कैसे कर सकता है। आप इस मंजर के बारे में कभी सोच कर देखिएगा, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अब पुलिस वाले भी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिर सोमनाथ ने ऐसा किया क्यों और कैसे, अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 300 टुकड़े कर दिए और आखिर क्यों इन टुकड़ों को टिफिन्स में भर दिया। पुलिस इन सारे सवालों के जवाब सोमनाथ से पूछती है तो सोमनाथ ने पुलिस को जो कहानी बताई वो भी दिल दहला देने वाली थी। सोमनाथ कहते हैं कि 3 जून को उनकी पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया हुआ था और वो अपना सर जोर जोर से जमीन पर पटकते हुए एक ही बात बार बार बोल रही थी कि वो मर रही है और उसकी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बननी चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने खुदकुशी कर ली थी। तो पुलिस उनकी ये बात सुनकर उनसे पूछती है, तुमने इसकी खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तो सोमनाथ पुलिस से कहते हैं कि अगर पुलिस को या लोगों को मैं ये बात बता देता तो मेरी इमेज खराब हो जाती। तो पुलिस आगे पूछती है कि तो फिर टुकड़े करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी और आखिर टिफिन्स में इन टुकड़ों को क्यों डाला। तो सोमनाथ ने पूरी कहानी बताई और कहा उनकी पत्नी के मरने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपनी घर की मेड और धोबी को छुट्टी दे दी और उसके बाद उसी रात को जिस दिन उनकी पत्नी की मौत हुई उसी रात अपनी पत्नी के कुल्हाड़ी और ऑपरेशन करने वाली ब्लेड से टुकड़े कर दिए। और इसके बाद वो रोज लाश के धीरे धीरे टुकड़े करते गए और वो हर रोज 2-3 टिफिन अलग अलग दुकानों से खरीदते थे ताकि किसी को शक ना हो सके। और इन टुकड़ों पर कुछ केमिकल भी छिड़क देते थे ताकि इसकी कोई स्मेल ना आए। और इसके बाद सोमनाथ परिदा रात के वक्त लाश के और टुकड़े करके टिफिन में पैक करते गए, क्योंकि सोमनाथ परिदा कहते हैं कि वो इन टुकड़ों को शिरडी साईं लेके जाएंगे और वो अपनी पत्नी की वहाँ पर समाधि बनाएंगे। और इन सब में एक और अजीब बात तो ये भी थी कि वो इन्हीं 20 दिनों के दौरान रोज सुबह अपने क्लिनिक भी चले जाते थे और नॉर्मली वहाँ पर काम किया करते थे। और इन्हीं सब के बीच में ही उन्होंने अपने क्लिनिक में बड़ी ही धूमधाम से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था और किसी को भी कानों कान खबर तक नहीं लगने दी थी। और इसके बाद सोमनाथ को पुलिस की कस्टडी में लिया जाता है और सोमनाथ की मानसिक जांच भी की जाती है। लेकिन सोमनाथ परिदा की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। और इसके बाद मांस के टुकड़ों और सर की जांच की गई तो पता चलता है कि उषा श्री के सर पर किसी भारी चीज से मारा गया था और ये कोई खुदकुशी नहीं थी। और जो कहानी सोमनाथ ने बताई थी वो भी सच नहीं थी। दरअसल उषा श्री अपने पति और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी, जिसके कारण रोज इनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे। और एक दिन सोमनाथ ने अपनी पत्नी को गुस्से में आकर मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें टिफिन्स में पैक कर दिया और मौका मिलते ही वो उन टिफिन्स को फेंकने वाले थे। लेकिन कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो आखिरकार पकड़ा ही जाता है। पर आज भी
भी इस घटना के पीछे का राज पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है और आज भी इस कहानी के प्रति लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है और आज भी भुवनेश्वर के एक जेल में सोमनाथ परिदा बंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद ही आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।